तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी क्या होता है? तो आइसोस्टेसी की डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग इन बैलेंस। थियरी एक्सप्लेन्स द टेंडेंसी ऑफ अर्थ क्रस्ट टू अटेन इक्विलिब्रियम। यानी जो अर्थ क्रस्ट है जो मेंटल पर तैर रही है उसकी जो टेंडेंसी है एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की बायस फोर्स और ग्रेविटी की हेल्प से, उसको कहते हैं आइसोस्टेसी। सो आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज एन आइडियल स्टेट जिसमें मेंटल और क्रस्ट इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स एक बैलेंस बना के रहते हैं, तो उसे कहते हैं आइसोस्टेसी। लेकिन रियलिटी में हमें पता है कि आइसोस्टेसी नहीं है। हमेशा वोल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अगर हमारी अर्थ आइसोस्टेसी में होती या फिर इक्विलिब्रियम में होती तो वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स को नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि ये आइसोस्टेसी नहीं है बल्कि क्रस्ट और मेंटल के बीच एक एडजस्टमेंट है। जो प्लेट्स आपस में समय समय पर एडजस्ट होती रहती हैं, वो आइडियल इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोस्टेसी के बारे में। आखिर आइसोस्टेसी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर रीज़न क्या है कि हम आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ते हैं? तो कुछ जियोग्राफर्स ने देखा कि जो अर्थ है उसकी क्रस्ट पे कभी माउंट एवरेस्ट जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो कहीं समुद्र के अंदर बहुत गहरी चीज़ें, लेकिन फिर भी इन क्रस्ट के बीच में आपस में बैलेंस बना हुआ है। उन्हीं लैंडफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए हम थियरी ऑफ आइसोस्टेसी को पढ़ते हैं। आखिर ये सारे लैंडफॉर्म्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं हमारे अर्थ पे। सो आइसोस्टेसी को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ एंडोजेनिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे आइसोस्टेसी को डिस्टर्ब करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोजेनिक फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक, साथ ही साथ कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जैसे कि वोल्केनिज्म। वोल्केनो आता है तो जब उसका इरप्शन होता है तो एटमॉस्फेयर में ढेर सारे धुआं और लावा बिखर जाते हैं, साथ ही साथ अर्थक्वेक भी आता है। ये कुछ इंडोजेनिक फोर्सेस हैं जिससे आइसोस्टेसी भंग होती है, यानी डिस्टर्ब होती है। माउंटेन्स और प्लेट्यू, प्लेन्स और ओशन सब एक साथ बैलेंस बना के रहते हैं। तो इनका बैलेंस कैसे बना रहता है हम आइसोस्टेसी में आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो लावा पे तैर रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है यानी कि H2O। अब इस पर एक वुडन ब्लॉक रख दिया गया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे तो ये पानी में तैरता रहेगा। तो क्या होता है कि जो पानी होती है वो ऊपर बायस फोर्स लगाएगी, बॉयंसी की फोर्स लगाएगी, और साथ ही साथ जो ग्रेविटी होगी वो उसको डाउनवर्ड पुल करेगी यानी खींचेगी। लेकिन फिर भी ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस में होता है, तो इस स्टेट को कहते हैं आइसोस्टेसी। लेकिन अगर कभी कभी हम इसमें उंगली डाल दें, ये जो ब्लॉक है इसमें हलचल पैदा हो जाएगी, ये ऊपर नीचे मूव करने लगेगा। तो यही काम करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस जब अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो इरप्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी अर्थ भी, अगर ये कोर है तो जो मेंटल है ये इसका एस्थेनोस्फीयर है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इस पे हमारी क्रस्ट की अलग अलग प्लेटें हैं जो कि क्रस्ट पे तैर रही हैं। इनकी डेंसिटी क्रस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है और क्रस्ट की डेंसिटी मेंटल के कंपैरिजन में कम है, इसलिए ये आपस में तैरती रहती हैं। ये मत सोचिएगा कि जो लिक्विड फॉर्म में है तो उस पर क्रस्ट डूब क्यों नहीं आती। असल में मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए मेंटल क्रस्ट पे तैरता रहता है। जैसे अगर लोहे की कील को आप पानी में डाल देंगे तो ये डूब जाएगी, लेकिन अगर इसी लोहे की कील को आप मरकरी में डालेंगे तो वो ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है लोहे की कील से। सो आइसोस्टेसी को मेनली दो जियोग्राफर्स हैं, एक है एरी और एक प्रैट, जिन्होंने आइसोस्टेसी को अपने हिसाब से एक हाइपोथेसिस दी जो कि बाद में कुछ सही साबित हुई।
एग्जैक्टली करेक्ट दोनों का बिल्कुल नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ फिनोमेना वो एक्सप्लेन करती है उनकी थ्योरी। तो एरी और प्रैट की थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। अब हम बात करेंगे, एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था एरी। उनकी व्यू कैसा था आइसोस्टेसिस के बारे में, वो आइसोस्टेसिस के बारे में क्या सोचते थे, उनकी हाइपोथेसिस क्या थी। और तो एरी ने 1855 में कुछ पोस्टुलेट्स दिए अपने हाइपोथेसिस के। उनका मानना था कि जो सारे के सारे क्रस्ट पे माउंटेन्स हैं या फिर प्लेन्स हैं या प्लेट्यूज हैं, उनके नीचे का जो कॉलम है सबकी डेंसिटी सेम है। जो इनके पोस्टुलेट थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि क्रस्ट की जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी डेंसिटी सेम है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। यानी अगर ये माउंटेन है तो माउंटेन के नीचे यहाँ तक की सारी डेंसिटी इक्वल होगी। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये उनका अजम्पशन था। फिर उन्होंने माना कि अगर कोई प्लेन है तो प्लेन की अपनी डेंसिटी पूरे क्रस्ट और मेंटल को मिला के अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी, और यही उन्होंने प्लेन के लिए माना और साथ ही साथ बसाल्टिक ओशियानिक प्लेट के लिए भी माना। ठीक, उनका सबसे पहला अजम्पशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मान लिया कि सभी क्रिस्टल लैंडफॉर्म की डेंसिटी सेम है, यूनिफॉर्म है। उसके बाद वेरिंग डेप्थ, यानी कि जो माउंटेन्स हैं या फिर जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं उनकी डेप्थ मेंटल में अलग अलग होगी। यानी अगर माउंटेन्स ऊंचे हैं तो वो उनकी जड़ें जो हैं वो उसकी रूट्स हैं मेंटल में अंदर तक दबी होंगी एस्थेनोस्फीयर में। यानी प्लेट्यू, अगर प्लेट्यू की हाइट माउंटेन से कम है तो वो एस्थेनोस्फीयर में माउंटेन से थोड़ा कम दबा हुआ होगा। यानी अगर माउंटेन ऊंचा है तो इसकी लेंथ मेंटल में भी ज़्यादा होगी। प्लेट्यू अगर इससे थोड़ा कम है तो इसकी डेंसिटी, यानी इसकी जो सबमर्ज है, यानी ये जो सबमर्ज है वो मेंटल में थोड़ा कम सबमर्ज होगा। और ऐसे ही प्लेन के लिए और उन्होंने ओशियानिक बेसिन के लिए भी मान लिया था। उसके बाद हालांकि इसके बाद प्रेट्स ने भी अपनी एक थियरी दी, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यानी जो थियरी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो है एरी की थियरी है। अब हम बात करते हैं प्रैट की थियरी के बारे में। अब हम बात करेंगे थियरी ऑफ प्रैट्स। आखिर प्रैट का व्यू क्या था आइसोस्टेसिस के संदर्भ में। प्रैट का मानना था कि जो अर्थ क्रस्ट है उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है। यानी अर्थ क्रस्ट पे जो सारे लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटू प्लेन या फिर ओशन बेसिन हो गया, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। उनका मानना था कि माउंटेन्स जो हैं चूँकि सबसे ऊंचे हैं इसलिए उनकी डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए, और जो प्लेटू है उनसे थोड़ा नीचे है तो उनकी डेंसिटी माउंटेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए, और प्लेन की प्लेटू से ज़्यादा ओशन बेसिन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए एक लेवल ऑफ कंपनसेशन का फॉर्मेशन होगा मेंटल में, क्योंकि हमारी मेंटल लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए जो मेंटल में धंसे रहेंगे तो ये सबका लेवल सेम ही होगा। यानी इन सबका वेट तो बराबर ही है लेकिन सबकी डेंसिटी अलग अलग है, इनका मानना था। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि ये मरकरी है, यानी एक मतलब लिक्विड, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी में उन्होंने लेड, आयरन, एंटीमनी और जिंक को डुबो दिया और देखा कि सबका लेवल ऑफ कंपनसेशन है, यानी सबका वेट सेम है लेकिन सारे मेटल्स की डेंसिटी अलग अलग है। तो सबका एक लेवल था लेकिन सबकी ऊंचाई अलग अलग थी, यानी सबकी हाइट्स अलग अलग थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को बेस बनाकर उन्होंने बताया कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन का फॉर्मेशन होगा मेंटल के ऊपर। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है क्योंकि ये थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक को सपोर्ट नहीं करती। प्रैट ने एक एग्जांपल भी दिया कि जैसे एक माउंटेन है वो समय के साथ इरोड होता रहता है, मतलब उसका अपरदन होता रहता है। तो अगर ऊपर वाली परत इरोड हुई और इसकी ऊपर वाली परत की मिट्टी ओशन बेसिन में आके इकट्ठा हो गई तो यहाँ से वेट कम हो गया और इसका वेट ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। इसी तरह फिर से प्रोसेस हुआ, इरोजन हुआ और यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो गई, फिर यहाँ पे इरोजन हुआ और मिट्टी ऊपर इकट्ठा हो गई। तो यहाँ पे वेट बढ़ जाएगा और यहाँ पे वेट, चूँकि मिट्टी इरोड हुई है तो वेट कम हो जाएगा।
तो उन्होंने इसको एक कॉलम की तरह एज्यूम किया कि अगर यहाँ पे वेट बढ़ा तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ का जो लावा है लिक्विड फॉर्म में वो इधर शिफ्ट होगा और माउंटेन को ऊपर की तरफ उठाएगा। इनका मानना कुछ गलत तो है नहीं, क्योंकि माउंटेन अभी भी, जो हिमालय है वो अभी भी ऊपर उठ रहा है। लेकिन इनका ये एक्सप्लेनेशन गलत इस जगह होता है, उन्होंने इसको अलग कॉलम मान लिया और इसको अलग कॉलम मान लिया। अगर ये 2D या कॉलम में होता तो यहाँ से अगर वेट बढ़ेगा तो ये उड़ जाएगा, ये बात ट्रू होती। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में, वो चारों तरफ फैली हुई है, यानी जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, जो वो लावा को पूरी तरह सर्कुलर फॉर्म में डाइवर्ट करेगा, ना कि सिर्फ माउंटेन के ऊपर ही। इसलिए इनकी ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है और प्लेट टेक्टोनिक को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती है। तो ये था प्रैट्स की थ्योरी। तो एरी और प्रैट्स के थ्योरी में यही डिफरेंस है कि एरी ने मान लिया था कि हर लैंडफॉर्म की डेंसिटी इक्वल है। उन्होंने मान लिया था पूरी क्रस्ट की डेंसिटी इक्वल है, यानी माउंटेन अगर ऊंचा है तो उसकी रूट सबसे ज़्यादा नीचे होंगी। और जबकि प्रैट का मानना था कि सबकी डेंसिटी अलग अलग है लेकिन सबका वेट सेम ही है। का मानना था कि मेंटल के अंदर एक लेवल ऑफ कंपनसेशन बनेगा, यानी कोई कितना भी ऊंचा क्रस्ट पे क्यों ना हो लेकिन मेंटल में सबका लेवल सेम होगा, जो कि पूरी तरह से करेक्ट नहीं।